नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान या मनुस्मृति की। आपको दोनों में से एक का चुनाव करना है। वैसे तो चुनाव का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि संविधान वो उजाला है जिसमें लोकतंत्र सांस लेता है। गरिमा, अधिकार, हक, सम्मान, यह सब लोकतंत्र में है। और लोकतंत्र में इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र के पास अपना संविधान है। दूसरी ओर मनुस्मृति है, जिसका मूल ही असमानता है, जिसका उद्गम ही केवल ब्राह्मणवाद के वर्चस्व से शुरू होता है, एक वर्ग विशेष के प्रभुत्व से शुरू होता है। आज हम इन दोनों को आमने सामने रखने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। यह विषय बहुत बड़ा है, लेकिन सरल है। जटिल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपकी नज़र साफ है तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र संविधान के साथ चलता है और तानाशाही मनुस्मृति के साथ चलती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आरएसएस ने मनुस्मृति की आलोचना की है। आरएसएस के एक भी नेता का बयान आपको मनुस्मृति के विरोध में नहीं दिखाई सुनाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगातार ही अपने भाषणों के लिए चर्चित रहते हैं, पहचाने जाते हैं, 2014 के बाद उनके भाषण ही पूरे मीडिया चैनलों का एक नया व्याकरण बन गए हैं। उनका एक भी भाषण आपको मनुस्मृति पर उपलब्ध नहीं है, या मनुस्मृति की आलोचना पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते, आरएसएस कुछ नहीं बोलता। लेकिन आपने ध्यान दिया, इस वक्त भारत में अगर कोई एक नेता मनुस्मृति के विरोध में खुलकर बात कर रहा है और वो सामने संविधान को रख रहा है, तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी का 19 अक्टूबर को रांची में दिया गया भाषण एक बेहद खूबसूरत तथ्यात्मक भाषण है, जो आपको सुनना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हम उनके भाषण की कुछ महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करने की कोशिश करेंगे, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे राहुल गांधी का यह भाषण, जिसका मूल भाव है संविधान या मनुस्मृति, आपको समझने में मदद करता है कि असल में लोकतंत्र किससे जिंदा है। लोकतंत्र केवल जिक्र करने से जिंदा नहीं बचेगा। संविधान लोकतंत्र का बार बार नारा लगाने से यह नहीं बचेगा, जब तक आपके व्यवहार में संविधान नहीं उतर आएगा। राहुल गांधी इसी तरफ इशारा करते हैं और फिर विस्तार से इन चीज़ों पर बात करते हैं। आपको यह वीडियो आखिर तक देखना होगा, तब आप परत दर परत मनुस्मृति को आसानी से समझ पाएंगे और समझ पाएंगे कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारत का एक बड़ा वर्ग, जो असल में संविधान विरोधी है, कैसे मनुस्मृति का समर्थन करता हुआ नजर आता है। इस भाषण को ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा। इसमें मीडिया भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, राष्ट्रपति के अपमान का भी जिक्र है। इसलिए आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। आज के सफर पर आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि आखिर मनुस्मृति इतनी खतरनाक किताब क्यों रही। इसने सदियों तक भारत की 80 से 90% जनता को एक ऐसा जीवन जीने पर मजबूर किया जिसमें कोई समानता नहीं थी, जिसमें कोई समता नहीं थी, जिसमें केवल और केवल दमन था। यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया, और अचानक से नहीं किया, वह लगातार इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। तो 27 दिसंबर 1927 का दिन भारत में एक ऐतिहासिक दिन है, जब अंबेडकर मनुस्मृति का दहन करते हैं और इसके लिए महाराष्ट्र के महाड़, जो अब रायगढ़ में आता है, उसको चुनते हैं।
आखिर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया? एक एक पन्ने फाड़ करके उसका दहन किया गया था, क्योंकि मनुस्मृति के कोर में संस्थागत जातिवाद है, अस्पृश्यता है, दलित उत्पीड़न और लिंगवादी मानदंड हैं, जिनको आप जेंडर सरल भाषा में कहते हैं। पूरा मनुवाद या मनुस्मृति ब्राह्मणवादी वर्चस्व पर आधारित है। मनु ने अन्य जातियों पर ब्राह्मणवाद के प्रभुत्व को इस तरह से विश्लेषित किया था और इस तरह से स्थापित कर दिया कि सदियां बीत गईं, लेकिन ब्राह्मणों का वर्चस्व समाज पर अब तक कायम है। संविधान उसे चुनौती देता है। इसलिए वह लोग जो मनुस्मृति के समर्थक हैं, वह स्वाभाविक रूप से संविधान विरोधी हो जाते हैं। मनुस्मृति की कोई रुचि आपके मानवाधिकार और गरिमा में नहीं है। उसकी रुचि केवल और केवल ब्राह्मणवाद में है। आगे के हिस्से में हम इस पर और बात करेंगे। सरल भाषा में समझते हैं कि अगर आप मनुस्मृति के समर्थक हैं तो इसका क्या अर्थ है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने मनुस्मृति के बारे में सुना तो होगा, लेकिन आपने उसे संभव है कि देखा ना हो, आपने उसे पढ़ा ना हो। इसलिए आज का वीडियो एक छोटी सी कोशिश है। हम अगले और भी कुछ वीडियोस इस पर करेंगे। मोटे तौर पर मनुस्मृति की 3 बातों को समझिए, और अगर आप मनुस्मृति के समर्थक हैं तो अपनी पहचान इन 3 आधारों पर करिएगा। याद रखिएगा, यह कोई अंतिम विवेचना नहीं है, मोटे तौर पर समझाने के लिए हम यह बात कर रहे हैं। पहली बात है, मनुस्मृति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनके लिए हम वीडियो में आगे दलित शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यही क्रम चलता है। यह मनुस्मृति का क्रम है जिसे समाज ने लगातार स्वीकार किया और अपनी 90% आबादी का दमन किया, शोषण किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का आदेश ही आपका भाग्य है, इसमें भी ब्राह्मण सर्वोपरि है। तो क्रम है, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य। तीसरी बात, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है, उनकी कोई गरिमा नहीं है। तो इस हायरार्की में वह अपने आप 5वें नंबर पर हैं, क्योंकि आज्ञा का पालन ही उनका धर्म है। भले ही वह किसी भी वर्ड में क्यों ना हो, लेकिन जाहिर तौर पर एक ब्राह्मण स्त्री को अधिकार प्राप्त होंगे जैसे अधिकार ब्राह्मण पुरुष को मिले हैं। तो आपकी बेटियों का कोई भविष्य नहीं है। तो अगर आप मनुस्मृति की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में समर्थन करते हैं, उसका साथ देते हैं, तो आप सोचिएगा कि अगर आपके परिवार में बेटियां हैं और वह पढ़ लिख रही हैं, तो मनुस्मृति उनको पढ़ने से रोकती है, उनको शिक्षा से रोकती है। खास तौर पर अगर आप दलित हैं तो आपकी स्त्रियों के लिए मनुस्मृति में कोई जगह नहीं है। आपकी बेटियों का कोई भविष्य नहीं है, उनके पास निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है। जबकि संविधान, यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या कहती है। संभव है कि आपने इसे सुना हो, नहीं तो एक बार फिर से सुनते चलिए कि आखिर संविधान की प्रस्तावना में किन बातों पर जोर दिया गया है। हम इसे अक्षरशः पढ़ रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
तो आपने इसके शब्दों पर ध्यान दिया। न्याय, स्वतंत्रता, समता, एकता और बंधुत्व। मनुस्मृति का इनमें से किसी भी शब्द पर, किसी भी भाव पर कोई भी विश्वास नहीं है। इसलिए संविधान सबसे जरूरी है नागरिकों के लिए, लोकतंत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं। आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा अपने भाषण में, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी का यह कोई सामान्य भाषण नहीं है। यह राहुल गांधी के अब तक के भाषणों में आप कह सकते हैं कि सर्वोत्तम भाषणों में से एक है। अगर आप राहुल गांधी के भाषण सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप राहुल गांधी पर मेरी किताब में उनके भाषण पढ़ सकते हैं, उनके विचार विस्तार से पढ़ सकते हैं। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी पर मेरी यह वही किताब है जिसके कारण मीडिया कंपनियों की धड़कन बढ़ गई थी और उन्होंने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इस्तीफा दूं या किताब को रोक लूं। तो आपके इस छोटे से पत्रकार ने फैसला किया कि वह किताब आपके सामने आएगी। तो राहुल गांधी का यह भाषण एक लोक नीति विचारक का भाषण है, एक प्रोफेसर और टीचर के नजरिए से दिया गया भाषण है। और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि राहुल आपको डराते नहीं हैं। राहुल आपके दिमागों में मुसलमानों का डर नहीं पैदा करते, आपको वह उत्तेजना नहीं देते जो झूठ और नफरत से आती है। यहाँ आपको कुमार विश्वास की बात सुननी चाहिए। कुमार विश्वास के एक कार्यक्रम की यह एक छोटी सी झलक सुनिए और देखिए कि प्रधानमंत्री के भाषणों का मूल तत्व क्या है और आखिर क्यों प्रधानमंत्री मनुस्मृति की आलोचना नहीं करते हैं। मुझे दुख है मेरा प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो भद्र महिलाओं को मां बहन की गालियां देते हैं। तो आपने देखा कुमार विश्वास क्या कह रहे हैं। अभी हमने आपको यही बात थोड़ी देर पहले रेखांकित की, महिलाओं का सम्मान, गरिमा। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को कैसे फॉलो कर सकते हैं जो महिलाओं को सरेआम गालियां देते हैं, उनके सम्मान के बारे में लगातार अपमानजनक बातें करते हैं। क्या आपको प्रधानमंत्री का एक भी वीडियो नजर आता है जिसमें मनुस्मृति की आलोचना हो? क्योंकि उनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, उसमें महिलाएं नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यह सूचना नई हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि आरएसएस मानता है कि महिलाओं की भूमिका केवल घर पर है, जैसे कि मनुस्मृति में बार बार दोहराया गया है। तो राहुल अपने इस भाषण में कहते हैं कि उनके पास मीडिया नहीं है, उनके पास ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, क्योंकि सारी संस्थाओं पर केवल और केवल सरकार का कब्जा है और सरकार मनमाने तरीके से नागरिकों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जब राहुल उनकी बात कह रहे हैं तो जनता की बात कर रहे हैं। कायदे से मीडिया और सारी संवैधानिक संस्थाओं का काम जनता के साथ होना चाहिए था, लेकिन मीडिया से लेकर सभी ईडी, सीबीआई, निर्वाचन आयोग यह केवल सत्ता के उपकरण बने हुए हैं। सुनिए राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा। आज संविधान की रक्षा की जरूरत है। सिर्फ सम्मान से बात नहीं बनेगी। हम सम्मान करें और उसकी रक्षा ना करें तो सम्मान करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इस पे आक्रमण हो रहा है। जबरदस्त आक्रमण हो रहा है। चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति, मोदी जी, अमित शाह जी, सिर्फ एक दो व्यक्ति आक्रमण नहीं कर रहे हैं। अलग अलग
फोर्सेस, अलग अलग शक्तियां इस पर आक्रमण कर रही हैं। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई साइड से, कोई ऊपर से, और इनका लक्ष्य है कि संविधान किसी ना किसी तरीके से या खत्म हो जाए या फिर खोखला बना दिया जाए। राहुल गांधी यहां कहते हैं कि इनको जनता की आवाज होनी चाहिए थी, लेकिन यह तो केवल और केवल सत्ता की आवाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के बारे में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की एक बात सुनते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 2014 के बाद से राजनीति में भाषा और भाषण की शैली पर प्रधानमंत्री मोदी का ही एकाधिकार रहा है, उन्हीं का जय जयकार होता रहा है। ये बात सही है कि वे झूठ और नफरत का बहुत सुंदर इस्तेमाल करते हैं। तो रवीश कुमार यहां जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं वह बात है कि प्रधानमंत्री के भाषणों का केंद्रीय तत्व है कि वह झूठ और नफरत का बहुत सुंदर इस्तेमाल करते हैं, जबकि राहुल गांधी के भाषणों में केवल और केवल आपसे संवाद है, बल्कि जनता से सवाल है। जनता से सवाल करना एक राजनेता की दृष्टि से बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि जनता ऐसे भाषणों से दूर जाती है। प्रधानमंत्री के भाषण आप याद कीजिए, बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया भाषण आपको याद है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो आपका धन छीनकर, आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। यह झूठ था, लेकिन मीडिया ने इसको चलाया, क्योंकि मीडिया सरकार के नियंत्रण में है, जैसे राहुल गांधी ने कहा था। बिरसा मुंडा जी नहीं होते तो ये बनता, अगर नारायण गुरु जी नहीं होते तो ये बनता, अगर बसवना जी नहीं होते तो ये बनता, अंबेडकर जी नहीं होते तो ये बनता, बुद्ध भगवान नहीं होते तो ये बनता, गुरु नानक नहीं होते तो ये बनता। तो ये कितना पुराना है? आपने कहा कि ये 50 साल पुराना है, 70 साल पुराना है, मगर ये 50 साल पुराना नहीं है, ये 70 साल पुराना नहीं है। ये इसके पीछे जो सोच है वो हजारों साल पुरानी सोच है। और सबसे पहले ये गुरु नानक जी, बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, बसवना, नारायण गुरु, बुद्ध भगवान, उनकी सोच ने बनाया है। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि आखिर राहुल गांधी जब बार बार संविधान की बात कर रहे हैं तो मनुस्मृति को इसीलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि आरएसएस, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और बीजेपी के नेता लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से चुनाव के पहले बीजेपी के नेताओं के लगातार बयान आए कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। इसलिए यह बात बेहद जरूरी है कि हम केवल संविधान के सम्मान की बात न करें बल्कि संविधान की रक्षा की बात करें, क्योंकि जब तक हम संविधान की रक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक संविधान बचेगा नहीं। राहुल गांधी ने भी इस पर सबसे अधिक जोर दिया। ये 50-70 साल पुरानी लड़ाई नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बिरसा मुंडा जी की सोच का है, गुरु नानक, महावीर, बुद्ध भगवान, महावीर जी, अगर ये इनकी सोच का है
तो इसके विरोध में कौन सी किताब है? मनुस्मृति। ये जो लड़ाई चल रही है, और आपको ये गहराई से समझना होगा, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है। और ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। अंबेडकर जी ने कहा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। कहा तो जब वो कह रहे हैं एजुकेट, एजुकेट का मतलब क्या? हां, किस चीज के बारे में? सिर्फ अपने संविधान को जानो, अपने हक को जानो, और मान लीजिए अगर एक युवा आज फिजिक्स बहुत अच्छी तरह समझ जाए, क्या अंबेडकर जी उसे एजुकेटेड कहते? क्यों नहीं? हां, अंबेडकर जी का मतलब यह था, एजुकेट का मतलब यह है कि आप कौन हो, आप कहां खड़े हो, आपके चारों ओर क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। एजुकेट का यह मतलब है। एजुकेट का मतलब यह नहीं कि आप कॉलेज में चले गए, आपने फिजिक्स की डिग्री ले ली, आपको अपना इतिहास नहीं मालूम, आपको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम, आपको अपनी समाज में जगह नहीं मालूम, तब आप एजुकेटेड नहीं हो। राहुल गांधी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आदिवासियों के पास जाते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आदिवासी वनवासी नहीं हैं। आप देखें, आरएसएस के कार्यक्रमों में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मदद से आरएसएस ने एक पूरा का पूरा अभियान चलाया आदिवासियों के नाम बदलने का, उनको वनवासी कहकर संबोधित करने का। क्योंकि जैसे ही आप आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, तो जो हजारों साल से जो मूल निवासी हैं, आप उनको केवल वन में रहने वाला कहकर उनके अधिकारों को रोक देते हैं। मनुस्मृति का भाव यही तो है। मनुस्मृति आपको कोई अधिकार ही नहीं देती। मनुस्मृति में ब्राह्मण का वचन, राजा का वचन ही शासन है। तो आप समझें कि जब राजा का वचन ही शासन है, तो वहां बराबरी कैसे होगी, वहां न्याय कैसे होगा। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपके हक की लड़ाई क्या है। राहुल बहुत विस्तार से बताते हैं कि इसमें दोनों बातों में, आदिवासी और वनवासी में अंतर क्या है। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क, देखिए, मान लीजिए यहां पे आप लोग बैठे हो और ऑडिटोरियम में आप सबसे पहले आए। ऑडिटोरियम आपने बनाया, ऑडिटोरियम की जमीन आपकी, और मैंने आपसे कहा भैया आप वनवासी हो। इसका क्या मतलब है?
जंगल में जाओ, ऑडिटोरियम तुम्हारा नहीं है, इसका यह मतलब है। तो जब ये शब्द का प्रयोग करते हैं आदिवासी वनवासी, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपकी पूरी हिस्ट्री है। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूं, स्कूलिंग मेरी पूरी हिंदुस्तान में हुई। पूरा का पूरा जोड़ दीजिए तो आदिवासियों के बारे में आधा चैप्टर मिलेगा, 10-15 लाइन मिलेंगी कि हां हिंदुस्तान में आदिवासी भी हैं। मगर इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके जीने का तरीका क्या है, इनके सोचने का तरीका क्या है, इनकी साइंस क्या है, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं। मैं हिंदुस्तान के सिस्टम में, स्कूलिंग मेरी यहां हुई, दलितों के बारे में एक लाइन, हां भाई अनटचेबिलिटी होती थी, मगर उनका दर्द, उन पर जो अत्याचार हुए, उनका जो अपमान हुआ, उनका जो इमेजिनेशन था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो साइंस थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, उसके बारे में कितना था, एक लाइन। आपने ओबीसी शब्द प्रयोग किया, अदर बैकवर्ड कास्ट, क्या यह आपका नाम है? ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट मतलब हां वो दूसरे पिछड़े लोग। किसने कहा कि आप पिछड़े हो? किस बेसिस पे कहा? आप इस देश को चलाते हो, आपका खून पसीना से यह देश चलता है, आपका जो हक है वो आपको मिलता नहीं है। आपकी हिस्ट्री कहां है? राहुल इस पूरे अन्याय को राष्ट्रपति तक लेकर जाते हैं और अपनी स्मृति को आप टटोलेंगे तो पाएंगे कि कैसे जब नए संसद भवन का उद्घाटन था तो राष्ट्रपति को वहां निमंत्रित नहीं किया गया। राहुल गांधी इस पर विस्तार से अपनी बात रखते हैं और इसे संवैधानिक मर्यादा से जोड़ते हैं। पहली बार राष्ट्रपति जी को आदिवासी वर्ग से बनाया गया, मगर जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। और उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हैं। राम मंदिर, धूमधाम से राम मंदिर का उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप आदिवासी हैं, आइए मत। अंबानी को बुलाया जाता है, अदानी को बुलाया जाता है, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप नहीं आएंगे, आपकी जगह नहीं है। अगर यह संविधान पर आक्रमण नहीं है कि राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन नहीं कर सकती, तो क्या है? कहा गया था, संविधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक वोट का हक मिलेगा, इसमें लिखा है। और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति एक जैसा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबको वही हक मिलना चाहिए, कहा गया है। आप हिंदुस्तान की कोई भी संस्था देख लीजिए,
जो कॉन्स्टिट्यूशन को चलाती हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन सी संस्था करती है बताइए? मीडिया करती है इसका? मीडिया को करना चाहिए? करती है? नहीं। इलेक्शन कमीशन इसकी रक्षा करता है? नहीं करता है। जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। ब्यूरोक्रेसी के लोग इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी संस्थाओं को बीजेपी ने कंट्रोल कर दिया है। मीडिया पर बात करते हुए राहुल एक बार फिर वही बुनियादी सवाल उठाते हैं कि आखिर मीडिया में आपकी यानी ओबीसी और दलितों की उपस्थिति कितनी है, और जब उनकी उपस्थिति नहीं होगी तो वो संविधान के मूल भाव कैसे आएंगे। यही कारण है कि हमारा मीडिया लगातार एक तरफा आगे बढ़ रहा है। जब न्यूज रूम में दलितों की उपस्थिति नहीं है, ओबीसी की उपस्थिति नहीं है, महिलाओं की उपस्थिति नहीं है, तो उनकी सोच विचार में प्रतिरोध कहां से आएगा, कैसे उसे हटाया जाएगा। पत्रकारों को देखिए, एडिटर्स को देखिए, मालिकों को देखिए, मुझे बता दीजिए कौन सा अखबार है हिंदुस्तान में जिसको दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग चला रहे हैं? मुझे बता दीजिए, मान जाऊं मैं, एक नहीं है। तो आपकी आवाज कहां है? कैसे कैसे निकल सकती है आपकी आवाज? आपकी आवाज आपके दिल में है, मगर हिंदुस्तान की संस्थाओं में नहीं है। इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री, मीडिया, जुडिशरी, कहां है आपकी आवाज? और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ों का सम्मान करूंगा, दलितों का सम्मान करूंगा, आदिवासियों का सम्मान करूंगा, और फिर आपके हाथ से आपकी शक्ति छीन लेते हैं। अंत में राहुल सम्मान की बात पर आते हैं, संविधान के सम्मान की सच्चाई पर वह विस्तार से बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री बार बार संविधान का जिक्र तो करते हैं, लेकिन जब संविधान के सम्मान की बात आती है तो कैसे वह कन्नी काट जाते हैं और कैसे वह सबको न्याय की बात को एक तरफ कर देते हैं। सम्मान आपको देते हैं और आपको हिंदुस्तान की संस्थाओं से बाहर निकाल देते हैं। सम्मान आपको देते हैं और फिर इसको खोखला करने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चुनाव में हमने सिर्फ एक काम किया, हमने ये दिखाना शुरू कर दिया। बहुत गहरी बात है ये। हमने सिर्फ ये दिखा के कहा कि भैया हम इसकी रक्षा करेंगे, आप इसको छुओ फिर देखो क्या होता है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद ये किया। देश ने बता दिया कि आप जो कर रहे हो, जो आक्रमण आप बिरसा मुंडा जी की सोच पर कर रहे हो, गुरु नानक जी की सोच पर कर रहे हो, नारायण गुरु जी की सोच पर कर रहे हो, बसवना की सोच पर कर रहे हो, बुद्ध भगवान, फूले जी, इन सब की सोच पर जो आक्रमण कर रहे हो वो हम आपको करने नहीं देंगे। मगर उनके पास सब कुछ है, सच्चाई है। धन उनके पास, संस्थाएं उनके पास, मीडिया उनके पास, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आप कहोगे भाई अगर सब कुछ उनके पास तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सच्चाई है और हमें कुछ और नहीं चाहिए। आप ले लो, आप संस्थाएं ले लो, सब कुछ ले लो, धन ले लो, संस्थाएं ले लो, जब तक हमारे पास सच होगा सारा का सारा न्याय हमें मिलेगा।
और यही इस चुनाव ने दिखाया है। हमारे पास मीडिया नहीं। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए। बिना पैसे के कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ी है। आप सोचिए, हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, तब भी हम लड़े, सच्चाई के साथ लड़े, संविधान के साथ लड़े। तो मूल बात जिस पर राहुल सबसे अधिक जोर दे रहे हैं वह है कि केवल संविधान की बात नहीं करना है, संविधान के हक की लड़ाई में संविधान के लिए खड़े होना पड़ेगा, आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर आगे राहुल बताते हैं कि रास्ता क्या है, आखिर संघर्ष का रास्ता क्या है, आखिर संविधान की लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे और आज संविधान को कैसे रक्षा की जरूरत है। अगर हम केवल यही बात करेंगे कि संविधान का सम्मान तो हम करें लेकिन रक्षा ना करें तो उसकी बात नहीं बनेगी। राहुल गांधी यहां बहुत स्पष्टता से यह बात कहते हैं कि आरएसएस, बीजेपी, प्रधानमंत्री, इनका लक्ष्य संविधान को खत्म और खोखला करना है और खोखला करने के लिए मनुस्मृति की जरूरत है। रास्ता क्या है? देखिए, मैंने संस्थाओं की बात की, थोड़ा सा मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। जीएसटी इस देश में कौन देता है? कौन देता है? 90% देता है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग देते हैं। यह आपने शर्ट कितने की खरीदी? ये आपने, हां आपने, ये कितने की खरीदी? 1,500 रुपए की। इस पे आपने जीएसटी कितनी दी? 18%। अगर यही अच्छा, अगर यही शर्ट अदानी या अंबानी खरीदें तो जितना टैक्स आपने दिया उतना टैक्स वो देते हैं। जीएसटी गरीब जनता से लिया जाता है, पिछड़ों से लिया जाता है, दलितों से लिया जाता है, आदिवासियों से लिया जाता है। अगर 100 रुपए आज हिंदुस्तान में अगर 100 रुपए टैक्स में लिए जाते हैं, 40 रुपए आम आदमी की जेब से निकलते हैं, 26 रुपए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों से आते हैं। सबसे गरीब लोग 50%, सबसे गरीब लोग 60% से ज्यादा जीएसटी देते हैं। सबसे अमीर 10% लोग जीएसटी का 3% देते हैं। सबसे अमीर लोग 3% और सबसे गरीब लोग 2/3। सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। ये जो आपको दिखते हैं 25-30 अरबपति, इनके पास हिंदुस्तान का 40% धन है। और जो सबसे गरीब 50% लोग हैं, इनके पास 3% हिंदुस्तान का धन है। सबसे गरीब 50% के पास 3% धन और 1% के पास 40% धन। और अगर आप सबसे गरीब 50% को की आमदनी जोड़ दें तो उनकी पूरी आमदनी आप मिलाएंगे तो 13% बनती है। तो ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण नहीं हो रहा है,
ये आपसे चोरी हो रही है। अब रास्ता क्या है? सबसे पहले हमने कहा है कि ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है आरक्षण में, इसको हम, इस दीवार को हम तोड़ देंगे, हटा देंगे। और दूसरी बात, हम सच्चाई समझना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि इस देश में धन किसके हाथ में है, जमीन किसके हाथ में है, संस्थाएं किसके हाथ में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी किसके हाथ में है। सिर्फ हम पता लगाना चाहते हैं। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि उसके बाद होगा क्या। जैसे किसी को चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है? हाथ टूटा, आप गए, आपने कहा, डॉक्टर से कहा कि भैया एक्सरे करा दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि हाँ भैया एक्सरे कराते हैं। फिर पता लगता है भैया हाथ कैसे टूटा है। अब पूरा देश जानता है कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को दर्द हो रहा है। सबको मालूम है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जॉब नहीं मिलता, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, पब्लिक सेक्टर खत्म होता जा रहा है, चोट लग रही है। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं भैया चोट लग रही है, एक्सरे करा दो, पता लगाओ चोट क्यों लग रही है, कारण क्या है। सामाजिक एक्सरे का माध्यम जाति जनगणना है। जाति जनगणना में हम दो तीन चीजें पता लगाना चाहते हैं। सबसे पहले, किस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 10% हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, कितने? दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं? पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान की संस्थाओं में किसकी कितनी हिस्सेदारी है? लीगल सिस्टम में किसकी हिस्सेदारी है? जुडिशरी में किसकी हिस्सेदारी है? ब्यूरोक्रेसी में किसकी हिस्सेदारी है? कॉर्पोरेट इंडिया में किसकी हिस्सेदारी है? हमारे संस्थाओं में किसका कंट्रोल है? मीडिया में कितने लोग हैं? 90% से। कॉर्पोरेट इंडिया में कितने लोग हैं? बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस में कितने लोग हैं? हिंदुस्तान में जो सेक्रेटरी लेवल के अफसर हैं उसमें कितने लोग हैं? हम एक्सरे करना चाहते हैं। अब अगर आप अस्पताल जाते और आप डॉक्टर से कहते भैया मेरा हाथ टूटा हुआ है, लग रहा है हाथ टूटा हुआ है, हिला नहीं पा रहा हूं, एक्सरे करवा दीजिए, और डॉक्टर आपसे कहता नहीं एक्सरे नहीं कराऊंगा, तो आप क्या करते? अब जब हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया एक्सरे कराइए, मोदी जी कहते हैं हम नहीं कराएंगे। कैसे नहीं कराओगे? अगर आप नहीं कराओगे हम कराएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख के ले लो, जाति जनगणना को और ये जो 50% का बैरियर है ना, इसको अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जाति जनगणना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, 50% की जो दीवार है, ये कार्रवाई होगी ही होगी। राहुल का यह पूरा भाषण एक तरह से एक सवाल की शैली में है, जो राजनेताओं में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे भाषण गंभीर होते हैं, बोझिल होते हैं। लेकिन नागरिकों को मनोरंजन नहीं चाहिए, नागरिकों को ऐसे ही विमर्श की जरूरत है। राहुल के इस भाषण में बिरसा मुंडा, गांधी, बसवन्ना, अंबेडकर, बुद्ध, गुरु नानक सब लगातार आते हैं और राहुल रेखांकित करते हैं कि जो आज का संविधान है, कैसे वह हमारी
हजारों साल पुरानी परंपरा और हजारों साल पुराने अनुभव से निकल करके आया है। इसीलिए मनुस्मृति इसके विरोध में है, क्योंकि संविधान समता की बात करता है और मनुस्मृति के लिए राजा का वचन ही शासन है। आगे वह अंबेडकर के पास आपको लेकर जाते हैं और बताते हैं कि कैसे अंबेडकर ने एजुकेट होने की बात कही, इकट्ठा होने की बात कही, और क्यों मनुस्मृति को अंबेडकर ने जलाया। यह पूरे भाषण को सुनने के बाद आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए आगे से जब भी आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कोई भी संदेश मिले तो उसे चेक करने की कोशिश करिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि सच्चाई क्या है। यह राजाओं का दौर चला गया। सोशल मीडिया पर अक्सर ही हिंदूवादी समूह प्रधानमंत्री को एक सम्राट के रूप में पेश करते हैं। इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे की सोच मनुवाद है, मनुस्मृति है। आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।